चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका ठीक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र एक शहर था, ठीक है, जिस शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हैनसांग किसके दरबार में भारत आया था? ठीक है, हैनसांग जो था वो किसके दरबार में भारत आया था? ठीक है, किस शासक के दरबार में? तो ये आए थे भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हैनसांग जो था वो भारत आया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, धम्म नीति का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था धम्म नीति का प्रतिपादन समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लेकिन यहां पे देखिए धम्म नीति, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर बोला जाए कि धम्म का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो धम्म का प्रारंभ सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा जाता है, और इस युद्ध में काफी ज्यादा मात्रा में नरसंहार होता है। उसके बाद सम्राट अशोक, ठीक है, युद्ध विजय के स्थान पर वो धम्म विजय का प्रारंभ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में, ठीक है, स्वर्ण सिक्के जारी किए? भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जो है वो किसने जारी किया था? ठीक है, तो स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला शासक था कुषाण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन शासन करते थे? सातवाहन शासक थे जो सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस सातवाहन जो है वो किस क्षेत्र के में शासन करते थे? ठीक है, तो किस क्षेत्र में करते थे? पश्चिम और दक्कन भारत में करते थे। पश्चिम भारत और दक्कन वाला क्षेत्र में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की? यानी अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? ठीक है, अशोक जब शासक बनता है तो जो प्रांत था, ठीक है, वो अशोक अपने शासनकाल में प्रांत को कितने भागों में क्या किया था? वो बांट दिया था, विभक्त कर दिया था। ठीक है, तो कितने भागों में विभक्त किए थे? 5 भाग में। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथी गुफा अभिलेख
किससे संबंधित है? ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खारवेल से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी पुनर्निर्माण फिर से उसका निर्माण करवाया था? ठीक है, कौन सा शासक था? तो करवाया था रुद्रदामन। रुद्रदामन जो थे एक ऐसा शासक थे, ठीक है, जो सुदर्शन झील का निर्माण पुनः करवाए थे, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कौन लड़ा था कलिंग का युद्ध? तो सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, महाजनपद कितने थे? ठीक है, यानी महाजनपदों की संख्या कितना था? कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, शक संवत का आरंभ किसने किया? ठीक है, शक संवत का आरंभ जो है या उसका प्रारंभ आरंभ बोल सकते हैं, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो शक संवत का आरंभ जो किया गया था वो कनिष्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। कौन किया था? कुमारगुप्त ने। ठीक है, इसकी स्थापना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस या नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का काम, उसको जलाने का काम कौन किया था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, जो खिलजी वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी? ठीक है, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत जो है वो किस राजवंश ने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? मौर्य राजवंश, मौर्य डायनेस्टी के द्वारा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक आया। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो कौन था? देखिए जैक के 2018 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रथम शासक भी कौन होगा? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिका की रचना किसने की? ठीक है, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना कौन किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 2015 में, 17 में, 19 में और 22 में भी पूछ चुका है जैक के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक। दूसरा कौन था? बिंदुसार। और पहला चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब
विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो कि पाषाण धातु, पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। आगे देखिए, अभिलेखों में तत्युगीन शासक, यानी जिस समय अभिलेख लिखा जा रहा था उस समय के शासक के बारे में, राजा के बारे में जानकारी मिलती है उसे, ठीक है, एवं उनके मातहत अपनी उपलब्धियां, विचार एवं क्रियाकलाप आदि लिखवाते थे। यानी राजा किस क्षेत्र में जाकर युद्ध किया और कुछ पब्लिक के, जनता के हित के लिए या कुछ वैसे कार्य किया, वो सारे चीज को क्या करता था, उस अभिलेख में वो अंकित करवाता था, छिद्रित करके लिखवाने का काम करता था, ठीक है। मौर्यकालीन प्राचीन महानतम सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में कई अभिलेख खुदवाए। अभिलेख खुदवाने या अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ हुआ था वो मौर्य काल से ही माना जाता है, उससे पहले अभिलेख का कोई विशेष साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधार कला की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गांधार कला की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए क्या है, पहला क्या है, मानव शरीर के अर्थात चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें मानव शरीर की सुंदर रचना एवं मांसपेशियों की सूक्ष्मता परिलक्षित होती है। मूंछों एवं लहरदार बालों का भी अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन हुआ है। दूसरा है, बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है। गौतम बुद्ध जो थे उनकी वेशभूषा क्या है, यूनानी है। उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं, प्रभा मंडल सादा और अलंकरण रहित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या है। मौर्य के जो है वो राजनीतिक इतिहास का जो है मुख्य स्रोत जो है वो क्या क्या है, कैसे जानेंगे कि मौर्य काल में लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से रहते थे, वहां शासन किस प्रकार से लाया जाता था, उसके इतिहास के बारे में जानने के लिए मुख्य स्रोत देखिए क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा जिस अर्थशास्त्र की रचना की गई थी उससे हमें मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका से भी मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का शिलालेख, अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखा गया, ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि में, खोष्ठी लिपि में, अरमाइक लिपि में, अरमाइक भाषा भी होता है, ठीक है, तो ज्यादातर इनका जो लिपि मिला था अशोक का वो ब्राह्मी और खोष्ठी लिपि में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर है कि जैन और बौद्ध साहित्य, जैन धर्म के संस्थापक जैसे कि महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, उनके द्वारा बहुत सारे साहित्य रचना को लिखा गया, उससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर, हर्षचरित की रचना किसने की। हर्षचरित की रचना किसने की, इस रचना का विषय क्या है, ध्यान दीजिएगा। हर्षचरित की रचना वानभट्ट ने की थी। कौन किया था, वानभट्ट ने किया था, ठीक है। हर्षचरित्र संस्कृत में लिखी गई कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। कनौज के शासक क्या है, हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है।
हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी। हर्षचरित जो है वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था और किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए? अशोक का जो अभिलेख था उस भाषा को किन किन भाषा में लिखा गया था? ध्यान दीजिएगा, अशोक के अभिलेख प्राकृत, पाली भाषा में या भाषाओं में लिखे गए थे। इनमें ब्राह्मी, ख्रोष्टी भाषाओं लिपियों का प्रयोग हुआ था। ब्राह्मी लिपि ज्यादातर और ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इन अभिलेखों में अशोक के जीवन वृत्त, उनकी आंतरिक तथा बाहरी नीति एवं उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी दी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है? ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है? ध्यान दीजिएगा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। इस अकेले स्रोत, ठीक है, इस अकेले स्रोत पर बहुत कुछ समुद्रगुप्त की महानता निर्भर करती है। इस अभिलेख में 33 लाइनें हैं। कितने लाइनें हैं? 33 लाइनें हैं जो संस्कृत भाषा में है। इस लेख के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिसने अपने आश्रयदाता की विजयों पर सैनिक पराक्रमों का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अतीत के पुनर्निर्माण में शिलालेखों के प्रमाणों की किन्हीं दो सीमाओं का उल्लेख कीजिए। कई बार शिलालेखों के अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ पाना काफी कठिन होता था। पहले बहुत सारा शिलालेख लिखा जाता था, जिसे पढ़ना क्या हो जाता था? काफी ज्यादा कठिन होता था, नहीं लोग पढ़ पाते थे। ठीक है, अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे वे लुप्त हो जाते थे। पत्थर अचानक धीरे धीरे क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उस पर जो लिखा हुआ है वो मिट जाए। ठीक है, तो जो अक्षर लिखा हुआ होता था वो अक्षर क्या हो जाता था? लुप्त हो जाता था, समाप्त हो जाता था, जिससे पढ़ने में काफी ज्यादा कठिनाइयां होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक द्वारा स्थापित महाशिलालेख, अशोक द्वारा स्थापित महाशिलालेख वाले 4 स्थानों के नाम लिखें। क्या है? कलसी, सोपारा, गिरनार, कंधार, शिशुपालगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त काल में बनाए गए किन्हीं 2 मंदिरों के नाम लिखें। गुप्त काल में जो मंदिर बनाया गया था, ठीक है, वो किन्हीं 2 मंदिरों का नाम लिखने की बात है। पहला क्या है? नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कहां है? अजयगढ़, ठीक है, पन्ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है एरन का विष्णु मंदिर, सागर, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है, आर्यभट्ट कौन था? उसकी एक रचना का नाम लिखें। आर्यभट्ट प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी ध्रुव पर क्या करती है? घूमती है। ठीक है, आर्यभट्ट अपने युग के महानतम गणितज्ञ भी थे। ठीक है, उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। इन्होंने, ठीक है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ नामक कौन लिखा था? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। चलिए पिछले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है,